I think there were what? One was I think through. I'll share the Hanji. Same batchmate. Okay. Hanji. फादर एक मेल का भी बच्चा यहीं आता है सबसे ज्यादा यहाँ या मालवीय नगर में और जीके में, राइट? ओके, we are here for business studies, right? I think a subject which annoys and which probably maybe scares you in your interest is now, क्योंकि अगर इसमें कमर्शियल नॉलेज का पेपर आ जाए ना, मैं डे 1 पे तुम्हें डरा रहा हूँ। आज इनफैक्ट सीए फाउंडेशन का पेपर है इसी का, अभी 2 बजे शुरू होने वाला है, ठीक है? ओके, शांतनु कैसा लगता है बिजनेस स्टडीज और कितने नंबर आ जाएंगे अभी 10th को जब रिजल्ट आ रहा है तुम्हारा 12th का? सर बढ़िया लगती है बिजनेस स्टडीज तो। क्या लगता है सर? बढ़िया। बढ़िया। कितने नंबर आएंगे 12th में? टर्म 2 में टर्म 1 के नीचे? हाँ जी शांतनु, 30 तो आ ही जाएंगे एटलीस्ट। ओके, गुड, ग्रेट। आदित्य? यस सर। बिजनेस स्टडीज कैसा लगता है? सर अच्छा है, स्कोरिंग है। स्कोरिंग है तो कितने स्कोर आ जाएगा टर्म 2 में? टर्म 2 में जैसे मेरा 40 में हुआ था, 32। सबका ही 40 में हुआ भाई, आप अकेले थोड़ी हो। अच्छा, ये आईसीएसई से है, ओके ओके। हाँ जी, कितना आएगा बेटा? सो 32 33 ऐसा है। ग्रेट ग्रेट। रिया, व्हाट अबाउट यू? तो मेरे को भी इजी लगता है, मेरे भी 30 अबव तो आ जाएंगे इजीली। ग्रेट। अगर बिजनेस स्टडीज अच्छा लगता है तो हमें बात करने में मजा आएगा और सब्जेक्ट बहुत जल्दी हो जाएगा, जो सर की टेंशन थी अभी। हाँ जी हृदय, कितने आएंगे? ओके, बुक कौन सा पढ़ा है 12th में बिजनेस स्टडीज? पूनम गांधी, एनसीईआरटी। आदित्य, शांतनु, रिया, 12th में बिजनेस स्टडीज के लिए बुक कौन सा रेफर किया बेटा? बेस बुक सो आरसी गुप्ता का है। सर सुभाष दे। सर एनसीईआरटी। सुभाष दे को रिया बेटा अब साइड में रख दो प्लीज, डोंट टच, बिकॉज थिंग्स कैन गो रियल हेवायर, बिकॉज 2019 में उनमें कुछ चीजें बहुत गड़बड़ हैं। एनसीईआरटी को बेस बना लो बच्चा लोग, क्योंकि आपका जो सीयूईटी का पेपर है या जो पेपर मेकिंग बॉडी एग्जामिनेशन, some of my friends are there into it, so I can give you typical insights. They are taking NCERT as your base for your papers, any of your exams, to be honest on that part, right? Now we will try to create a base for business studies. See, आप सबने अलग-अलग बुक से अलग-अलग तरीकों से इसको देखा होगा, and सिलेबस अवेयर हो आप सब लोग। तो लास्ट चैप्टर कौन सा है हमारा सीयूईटी का बिजनेस स्टडीज का? देखो सिलेबस नहीं देखा। रिया, आदित्य, शांतनु, लास्ट चैप्टर कौन सा है बिजनेस स्टडीज का? सीयूईटी के सिलेबस का, 12th का नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका 11th का होता है, राइट? आदित्य, शांतनु, रिया, रिस्पॉन्ड देते रहो या कैमरा ऑन रख लो। एक काम कर लो, म्यूट रहोगे तो बहुत दिक्कत आएगी बेटा। हाँ जी आदित्य, शांतनु, रिया, कैमरा ऑन रख लो, म्यूट रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन म्यूट और कैमरा दोनों बंद रखोगे तो गड़बड़ है बेटा। सर अभी तो सीईटी का सिलेबस नहीं देखा बेटा, आ चुका। आज एक्चुअली मेरे पास मेरा सिस्टम नहीं है, बिकॉज मेरा डेमो मतलब डाउट सेशंस चल रहे हैं। अदरवाइज आई कुड हैव शोन यू द सिलेबस इन फैक्ट इटसेल्फ। अदरवाइज कल को जब आपका यहाँ ग्रुप रहेगा, आई विल शेयर द सिलेबस इज ऑलरेडी आउट देयर। अब तो एग्जामिनेशन डेट आ गया बेटा आपका, 15 जुलाई से तो पेपर शुरू हो रहा है अपना, 15 जुलाई टू 14 अगस्त। एंड नॉर्मल पेपर होने के लगभग आप ये मान के चलो विद इन 15 डेज में आपका रिजल्ट विल बी आउट। That's the criteria. Paper pattern, I hope and I suppose you all people are familiar. वो तो मालूम है यार। क्वेश्चंस कितने आएंगे, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, कितने क्वेश्चंस आउट ऑफ टोटल आपके पास 50 होंगे, 40 करने हैं एंड उसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी है? तो यू गेट 4 फॉर करेक्ट
-1 for wrong. See, बहुत simple सा एक thumb rule रहता है MCQ का, ये तरीका याद रखना, because I'll be talking for first 5-10 minutes very basic things. Suppose you've attempted 5 questions, let's say 4 are wrong, 1 is correct. Your total attempted questions will be 5. Net score will be 0. You'll be getting +1, -1. Net score will be 0. And जितने ज्यादा आपके negatives होंगे वो आपके ranking को इफेक्ट करेंगे, ये याद रखना. So for any of such MCQ questions, there are certain fundamental things which you need to be very familiar. अभी almost 10 days back आपका नेस्ट का पेपर हुआ था, because CUET first time हो रहा है, तो we don't know what criteria they're going to follow, because there are times कि आपके यहाँ जो question खुलेगा, that will be the question window opening on your system will be for a limited number of time access. 30 seconds, 40 seconds, maybe a minute, or maybe for 90 seconds. And once you move on to next question, you'll not be allowed to come back to that question again. इसको ध्यान रख के चलना और इसी तरीके से अपनी तैयारी करके चलना. This will be my standard base कि हमको जो question करना है, जो हमारा concept है, उसको first time पे bullseye hit करने का कोशिश करके चलना. I'm talking with respect to business studies, not with reference to other subjects. This will be strategy for my business studies. बहुत clear cut सा angle है. Business studies, entrepreneurship, legal studies, ये तीनों subject business studies के अंदर common आ जाते हैं. तो उनके अंदर अपना simple सा strategy है. Base हम ये लेके चल रहे हैं कि you might not be allowed to come back to the question again. Second, इसका reverse हो सकता है. You may be allowed to shuffle between questions कि जो आपको आते हैं आप वो कर लो, वो जो नहीं आते वो नहीं करो, but उसके लिए लेट्स वेट कि जब हमारा इंस्ट्रक्शंस आता है, बिकॉज अभी एग्जाम इंस्ट्रक्शंस आउट नहीं हुआ है टेंटेटिवली. वंस योर CBSE रिजल्ट इज आउट, अराउंड दैट टाइम यू वांट टू गेट दीस इंस्ट्रक्शंस. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, सी MCQ फॉर मी इज योर T20 मैच. अगर क्रिकेट देखते हो तो Riya, how are we supposed to solve the questions in a MCQ for business studies? अंजी बेटा, रिया, मतलब अपने को let us suppose मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ. You have 4 options कि which of the given terms has a wider meaning. You have business, you have commerce, employment and profession. Why there is doubt? Why is business not a wider term? I don't know. And अगर हम vice versa बोलें तो कि commerce is part of business. Is it so? अंजी, रिया, आदित्य, शांतनु. मैं 11th का चैप्टर 1 का सबसे पहला कंसेप्ट पकड़ रहा हूँ तुम्हारे साथ आज. I'll go on very fundamental conceptual things today. बहुत बड़ी-बड़ी बातें आज नहीं करेंगे हम इनफैक्ट. हाँ, रिया, are you confident of your answer? Yes, sir. तो इन दोनों में what makes commerce more wider than business? अच्छा, बिजनेस का डेफिनेशन क्या है आदित्य? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस? आदित्य, शांतनु, रिया, मेरा एक रिक्वेस्ट है बहुत हम्बल, कैमरा ऑन कर लो बच्चा लोगों, ऑडियो ऑफ रख लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं रहेगा. हाँ जी, आदित्य, शांतनु, रिया, क्विकली कैमरा ऑन. सुरभि, हाउ डू यू डिफाइन बिजनेस? अगर सब कॉमर्स के स्टूडेंट हो होपफुली, क्योंकि आजकल बिजनेस स्टडीज साइंस वाला स्टूडेंट भी लेता है. आई हैव स्टूडेंट हु आर PCB PCM विद बिजनेस स्टडीज एंड ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट विद पॉल साइंस, साइकोलॉजी एंड बिजनेस स्टडीज. आज के डेट में बहुत वेरिएड कॉम्बिनेशन मिलते हैं. हाउ डू यू डिफाइन बिजनेस एज? बहुत सिंपल सी बात. विवेक, आदित्य, बिजनेस को कैसे डिफाइन करेंगे?
अगर हम बात करें बिजनेस की, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? इतना सोच रहे हो यार, अभी तो 12th के पेपर जस्ट खत्म हुए हैं मेरे ख्याल, काइंड ऑफ तुम्हारे जस्ट इसी महीने में, अभी 30 जून नहीं गया, कल बोल सकते हो कि सर पिछले महीने की बात हो गई। See, business is defined in two ways. One, it defines business includes all economic and non-economic activities which are undertaken to provide products and services in the societies, undertaken with an objective to earn and generate profits or money. Right, Riya? हाँ जी, शांतनु, रिया, कोई डाउट बेटा? नो सर। ओके, तो जब आप ये बिजनेस का डेफिनेशन पकड़ते हो, हमारे पास इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोनों आ जाते हैं। और इसी चीज को, डेफिनेशन को अगर आप रीफॉर्मेट करो तो बिजनेस इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। कमर्शियल मीन्स वेयर देयर मनी इज इन्वॉल्व। And if we talk about business, the very basic objectives of any business entity are 3 or 5 or 2 or 1. ये ऐसे आएंगे क्वेश्चंस, आंसर्स चाहिए। अब अगर आप 12th के अकॉर्डिंग आंसर दोगे तो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 11th के अकॉर्डिंग आंसर दोगे तो 1 ऑब्जेक्टिव है, और अगर थोड़ा हायर लेवल पे लोगे तो 5 आंसर आता है। बट विल बी टॉकिंग अबाउट 1 and 3। एक का आंसर तो मैंने तुम्हें दे ही दिया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो आपने 11th में पढ़ा कि एनी बिजनेस एंटिटी, वेदर इट इज स्मॉल, मीडियम, लार्ज, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, एचयूएफ है, ट्रस्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ओपीसी है, एमएनसी है, ग्लोबल कंपनी है, सबका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ ट्रेडिशनल और क्लासिकल कंसेप्ट। The modern concept is then रट्टे मारे हो भाई बिजनेस स्टडीज में। हाँ जी रिया, व्हाट इज द मॉडर्न कंसेप्ट? अभिनव, शांतनु, आदित्य? सर पता नहीं भाई, 12th का चैप्टर 9 की बात कर रहा हूँ, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। 12th का चैप्टर 9 अभी टर्म 2 में देखे आए हो। द मॉडर्न कंसेप्ट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सो यू नीड टू नो व्हाट इज प्रॉफिट एंड व्हाट इज वेल्थ। इनके ऊपर 100% आपको क्वेश्चन मिलेगा, अभी भी, बीबीए में भी और एमबीए में भी। तो देखो, हम यहां बात करते हैं, अभी सबसे पहले हमें यह पता लग गया कि बिजनेस क्या है। बिजनेस और कॉमर्स में कौन सी वाइडर टर्म है, ये आज मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, मैं आंसर नहीं दे रहा हूं। कल इसकी बात करेंगे हम सुबह, कल बात करेंगे, आज नहीं करते। एक दिन लगाओ जरा, 11th की बुक से धूल हटाओ, चैप्टर 1 के अंदर इसका आंसर मिलेगा। क्योंकि कुछ ये जो फंडामेंटल बातें आज करने वाला हूं मैं अगले 15-20 मिनट, दैट विल बी फॉर 11th के फंडामेंटल्स, वेरी बेसिक्स, जिसमें 5-6 बातें हैं, जैसे बिजनेस क्या है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, व्हाई डू वी परस्यू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को मैं चैप्टर 9-10 में फाइनेंस और फाइनेंशियल मार्केट और मैनेजमेंट के अंदर कवर करता हूं। तो ये आज का और कल का हमारा थोड़ा सा पार्ट रहेगा, राइट? सो बिजनेस, वी नो any type of or any form of business. When we talk about form and types of business, typically I'm referring to your chapter 2, 3, 4 of class 11, जिनको मैं संडे को या मंडे को तुम्हारा एक अलग सेशन ले लूंगा थोड़ा सा, कि फॉर्म्स में कुछ गैप्स होंगे कि उनका क्या रहता है, उनका बेनिफिट्स, और वो क्या है, एक टेबल शेयर करूंगा, दैट यू हैव टू फॉलो आउट, राइट? नाउ कमिंग बैक टू आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। So what is the primary objective of any business organization? Profit, सब profit बोलते हैं, -1. See, the primary objective of any business entity. तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम अभी बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सिंपल सी बात है, टिपिकली हम बात करें तो हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है सर्वाइवल। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सर्वाइवल एंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सर्वाइवल? सी, ये क्वेश्चन ना बड़ा घुमा के सीए फाइनल तक में पूछ लिया जाता है, सीए इंटर में भी आता है, आज शाम को भी आने वाला है। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स
इज प्रॉफिट या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फिर ग्रोथ है। इसको याद रखना है। तो एसपीजी है और ये आपने अभी क्लास 12th में चैप्टर 1 में किए हुए हैं। दीज आर ऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करोगे तो वो फिर 3 है, ओएसपी, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल या बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की बात। इसमें द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव of any business entity is survival. I'll repeat my thing. The primary objective of any business entity is survival. One of the primary objectives is profit, and profit maximization is a traditional or conventional concept. ये point clear है? Any doubts? शांतनु, अभिनव, आदित्य, प्रिया, किसी को कोई डाउट? नो सर। तो सर्वाइवल को अगर इक्वेशन में डालना है तो इसकी इक्वेशन क्या? अच्छा, बिजनेस स्टडीज में तुमको न्यूमेरिकली दिखाऊंगा, ये याद रखना। जिसको तुम थ्योरी का सब्जेक्ट बोलते हो ना, ये 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आज बता रहा हूँ, पहले दिन इसका टेस्ट लूंगा आज से ठीक 10th डे को। मतलब टेक्निकली ये आज काइंड ऑफ हमारा एक इंटरैक्टिव या डेमो सेशन मान लो, जो भी तुमको कहना है। 10th जुलाई को मैं तुम्हारे को ये अगले 4-5 दिन में जो हम काम करने वाले हैं उसका 10th जुलाई को एक टेस्ट लूंगा, न्यूमेरिकल बिजनेस स्टडीज। और आज बता रहा हूं, there is a very high probability all of you might get 10 में से -10। सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछूंगा और सारे न्यूमेरिकल होंगे बिजनेस स्टडी के। ये जो आज से अभी यहां से शुरू कर रहा हूं, इन्हीं कंसेप्ट्स के ऊपर बेस, याद रखना। एंड अगर ये बेस सही रहा, ट्रस्ट मी, मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो बिजनेस स्टडीज में 100 on 100 अभी नहीं तुम एमबीए तक लेके आओगे, क्योंकि ये बहुत सारी कंसेप्ट जो हम अभी डिस्कस करेंगे आज या अभी आने वाले में, मैनेजमेंट की डेफिनेशन या जो क्लास 12th का आपका सिलेबस है, यही आगे जा जाके आपका चैप्टर्स बनता चला जाएगा, बेस यही रहने वाला है। तो हम कंसेप्चुअली बहुत फोकस रखेंगे। We will take into consideration a lot many practical case studies also gradually, but for first 4-5 sessions we will purely focus on concept. I think जैसे विवेक सर ने बोला, तो ये सारा का सारा बिजनेस स्टडी जो तुमने पिछले 1 साल में पढ़ा है ना, बिगनिंग फ्रॉम टुडे अगले 6 या 8 घंटे में मैं तुम्हारे को पूरा रिवाइज करवा दूंगा। तुम्हारे 12 नहीं 13 चैप्टर। 13th इज द एंटरप्रेन्योरशिप, जिससे आज अभी ये बिजनेस के बाद नेक्स्ट में बात करने वाला। क्योंकि पहले आप अगर पुरानी बुक देखोगे 12th की, तो उसमें 12th के बिजनेस स्टडीज के 13th चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप। बट नाउ फ्रॉम 2016 वी हैव अ सेपरेट पेपर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारा वहां चला गया। ऐसा कुछ नहीं है उसमें कुछ नया पढ़ने वाले हो, यही सारे कंसेप्ट्स हैं। बस फर्क ये है कि ये जो चीजें आप कंसेप्चुअली पढ़ते हो, एंटरप्रेन्योरशिप के पेपर में ये सारी चीजें न्यूमेरिकल के फॉर्म में आती हैं। चाहोगे तो एनसीईआरटी की बुक में मैं दिखा दूंगा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू सर्वाइवल। सी, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, या आपके पास अगर बिजनेस आइडिया है, वी हैव वन ऑफ द बिजनेस आइडियाज, और हमें उसको वर्कआउट करना है, तो बिजनेस आइडिया को रियलाइज करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? टू मेक द बिजनेस फंक्शनल। फाइनेंस या कैपिटल, क्योंकि कैपिटल के बिना कोई भी बिजनेस नहीं शुरू। Once the capital is there, इसको आप अकाउंट्स में इक्वेशन में ले जाते हो, हमें उसकी यहाँ नहीं बात करनी। कमिंग बैक टू सर्वाइवल, किसी भी बिजनेस एंटिटी का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहता है कि कुछ प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचें जहां से हमें रेवेन्यू आएगा। तो क्योंकि यहाँ बोर्ड छोटा है तो आई कीप इट आर मींस रेवेन्यू। तो any business entity, when it has started a business, right from startup to any of the MNCs, revenue must be sufficient enough to cover cost. तो इसको क्या कहते हो इकोनॉमिक टर्म्स में और बिजनेस टर्म्स में? When your revenue is equal to your cost, or any business entity has generated sufficient revenues to cover all the cost. All the cost में या clarify कर देता हूँ, it takes into consideration all variable costs, not fixed costs. इसको हृदय ने सही आंसर दिया। दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। अगर क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स याद है, लॉज ऑफ प्रोडक्शन वो अप्लाई होता है यहाँ पे। तो फॉर एनी बिजनेस एंटिटी, it tries to attain break even point at the earliest where the firm has generated sufficient revenues to cover the cost. इसको हम बोलते हैं सर्वाइवल, कि भाई जितना हमारा खर्चा हुआ उतना अपने पास पैसा आ गया,
तो it is in simple terms is referred to as no profit, no loss. Right? Shantanu, Adit, Abhinav, Riya, कोई डाउट बेटा सर्वाइवल पे? No, sir. तो अब बात आती है हमारे पास कि ये जो हमारा प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट मींस पी, तो प्रॉफिट मींस आवर रेवेन्यू शुड बी मोर देन आवर कॉस्ट. R minus C, that means wherein a business entity is efficient enough to generate or cover not only its cost but more than its cost. So any amount which is able or which is more than its cost, that will generate profit for the business entity. And the conventional and traditional objective जो आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन भी लिखे होंगे कि what do you mean by profit maximization. So profit maximization means कि कोई भी business entity है, चाहे वो tiny है, small है, medium है, large है, very large है, उनका simple सा objective रहता है profit maximization. तो profit maximization कैसे करना है, उसके बहुत सारे तरीके हैं. क्लास 12 से अगर आप चैप्टर 1 से रिलेट करोगे, any business entity will be able to generate more profits only and only when its management and operations are being run in an effective and efficient manner. Effectiveness means we are able to complete all our tasks and activities of an entity. Efficiency means with minimum cost and time. अगर इसको simple terms में बोले तो this is referred to as whenever an entity is running its operations and the management is able to do or have optimum utilization of its given available resources. Optimum utilization of given available resources, they are bound to be profitable or profit maximization. Whenever we are discussing about the business for next 10-15 days और जब तक हमारा है session, we are talking about only legitimate legal business entities. I'll be very clear. मेरे से ये मत पूछना कि सर अगर हम ब्लैक में बेचें या इलीगल बिजनेस करें, ड्रग्स करें, तो we are not talking about legitimate illegal business or unlawful business activities. So we are talking about legitimate legal business activities, उन्हीं का profit. Now, if the firm is able to continue its operation in the long run in efficient manner, they are able to have optimum utilization of their resources in the long term. तो हर बिजनेस को बड़ा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहता है नेक्स्ट? वो ग्रोथ उससे आएगी, वो क्या है? कैपिटल तो है हमारे पास, प्रॉफिट है तब भी तो ग्रोथ आएगा. लेकिन ये प्रॉफिट और ग्रोथ के बीच में एक चीज है जो एक बिजनेस को ग्रोथ पे ले जाती है. वो क्या चीज है? वो अभी बाद में आएंगे. टाइप वो जब आप प्रॉफिटेबल और ग्रोथ होगी लॉन्ग रन में, तब आपकी रेपुटेशन या गुडविल बनेगा. बहुत कॉमन सेंस का आंसर है, कोई टिपिकल बहुत बड़ी सी टर्म नहीं पूछ रहा हूँ, बहुत सिंपल सी टर्म है. जो चीज बिजनेस में चाहिए वो तुम्हें यहाँ पे भी चाहिए. हिंट दे रहा हूँ. बिजनेस में कौन सा स्किल चाहिए? पैसा कमाने का कौन सा स्किल होता है? इस बुक में लिखा हुआ है, आज तक मैंने तो नहीं पढ़ी अभी. इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटीज, सीकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज. उसका कोई स्किल नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है. आज की डेट में ऑनलाइन में आप देखो तो छोटे छोटे बच्चे, मतलब माय सन इज इन क्लास 8, तो उसके फ्रेंड्स हैं वो क्लास 5 से अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं एंड दे आर अर्निंग $200-300 per month or per week. So don't tell me business needs a age. I come from a place जहां से इंडिया की आपकी बिजनेस कम्युनिटी ओरिजिनेट होती है. वो कभी फिर लंबी डिस्कशन करेंगे. कस्टमर स्किल पे ही बात हो रही है बेटा, स्किल आंसर नहीं है. गुड मॉर्निंग. चाय पकौड़े खा रहे हैं मेरे ख्याल आज बरसात में. भैया बिजनेसमैन बनना है. अच्छा चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं. हृदय, 12th के बाद क्या करना है? ग्रेजुएशन के बाद लाइफ में क्या करने का है? मे बी बिजनेस. पापा क्या करते हैं? मतलब ऑलरेडी इनटू बिजनेस. आपका नाम क्या? मैं नाम भूल गया. राघव. ओके, माय नेम इज राजन. अब याद रहेगा मुझे. ठीक है, क्या प्लान है आपका? गवर्नमेंट जॉब में जाना है. जॉब. ओके. सुरभि
I want to start my own business. वही हृदय कह रहा है. The statement is very simple. ये उसके fundamentals की बात कर रहा हूँ. So कहीं पे हम chapter 3 में detail में बात करेंगे. मतलब I can share something personal out here. मतलब I have been by profession. I'm a chartered accountant, a financial consultant. ठीक है. I've done my CAC as an MBA. ठीक है. I'm MSc Computer Science that ways, and I have failed in n number of ventures. I can share with you. It's very easy to say I want to start my business, but to make it a successful business requires a lot of things which you're going to study in your class, practically speaking. हाँ जी, आपकी मैम introduction भी नहीं है. Name, school. Okay, and what are your plans after class 12? CA करने का सोचा है अभी कुछ नहीं किया. आज CA की लास्ट डेट है, फाउंडेशन की एनरोलमेंट भर दिया तो नवंबर में पेपर देना है. अभी तैयारी शुरू कर दिया कि नहीं? चलो क्लास के बाद बात. CUT के बाद क्यों राइट अवे स्टार्ट करो. ये सब उसमें सब कवर्ड है. बात करेंगे उसकी अभी अलग से, क्योंकि बाकी बच्चे डर जाते हैं CA के नाम से, तो उसकी बात नहीं करते अभी. हाँ जी शांतनु, 12th के बाद क्या करना है? सर जॉब. कहाँ पे? प्राइवेट या गवर्नमेंट? प्राइवेट मतलब MBA करके उसके बाद कॉर्पोरेट वर्ल्ड, राइट? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. हाँ जी सर. राइट. अभिनव. हाँ जी अभिनव तोमर. नॉट रिस्पॉन्ड. यस सर. 12th के बाद क्या करना है बेटा? हाँ जी क्या करना है सर? बीकॉम या बीकॉम और कॉलेज. उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा और आगे लॉन्ग टर्म. सर उसके बाद अभी सोचा नहीं मेरे ख्याल, है ना? यस. आदित्य यस सर. क्या करना है 12th के बाद, अपना ग्रेजुएशन के बाद लाइफ फिर में? तो सर कैट की प्रिपरेशन से अगर MBA अच्छा लग जाए तो फिर वाह. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का सोचा है. ग्रेट, सुपर्ब. रिया आर यू देयर? आई थिंक शी इज लेफ्ट. ओके. अब यहाँ देखो, आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में. ऐसे ही हर बिजनेस एंटिटी लाइक हृदय या सुरभि है, अगर आप अपना बिजनेस चलाना चाह रहे हो तो आप उसको कितना बड़ा करना चाह रहे हैं. हाउ बिग और व्हाट काइंड ऑफ अ रेवेन्यू यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम आज से 10, 15 या 20 साल बाद दैट यू आर आइंग. जॉब वाले को तो पता है मुझे 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपए महीना मिल जाए, बात करता हूँ. बिजनेसमैन के आगे अगर तुम अपना एंटिटी बना रहे हो, because you can take StudyMate as a case study for it. Why did this venture failed of Hindustan Learning? It was a very good organization earning good profit, but suddenly the top management decided to shut down this particular vertical and its operations. It's a very good case study. We'll have a detailed discussion maybe after your exam, because ये 3-4 घंटे खा जाएगा. तुम्हारे सारी चीज नंबर्स में दिखाऊंगा तुम्हारे. फिर जो अभी सुरभि ने बोला ना, I want to start my own business. So what revenue do you want, ma'am? सिर्फ टाइम वाला होगा जब तक बिजनेस शुरू होगा. तो At what age do you want to start business then? I plan to start that near future. Maybe 1 year, 2 year, 3 year, 5 year, fine. But I'm talking after 10 year कितना revenue चाहिए तुमको? कुछ idea तो होगा, कभी सोचा नहीं? हृदय नहीं, चलो मैं इसको बहुत सिंपल कर देता हूँ. तुम्हारा जो बिजनेस एंटिटी है उसको तुम कितना बड़ा बनाना चाहते हो? ये सिर्फ ग्रीन पार्क में ही पता हो, दिल्ली में पता हो, इंडिया में पता हो, इंडिया के बाहर पता हो? तो ग्लोबल बिजनेस बनाने के लिए मिनिमम रेवेन्यू कितना हो? ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. When we'll talk about millions and billions, बिलियन में जीरो कितने होते हैं मैडम? होगा 10 या 7. कोई भी बिजनेस टॉक अबाउट एनीथिंग. आपका फर्न्स एंड पेटल है ग्रीन पार्क से, उसने इसको ग्लोबल वेंचर बनाया है सिर्फ बुके के धंधे में. He's got a VC funding of more than 100 CR. See, बिजनेस के लिए और लाइफ में कुछ बनने के लिए एक ही चीज चाहिए होती है, that is लालच, greed. आपको इस टेस्ट में यहाँ जितने लोग आप बैठे हुए हो, यहाँ पे आप सबको एक ही लालच होना चाहिए कि अगर CUET में टॉप 10 या 1 पे आना तो मैं हूँ, बाकी लोग भाड़ में जाए. ओपन सी बात, यहीं पे आपस में लड़ पाओ. Honestly, if you don't have that killing spirit,
आप ये देखो, ये इंटरेस्ट टेस्ट पहली बार ही इंडिया में हो रहा है, जहाँ पे कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस का, आपको मालूम है सारा IIT JEE का नीट का बच्चा बैठ रहा है। माय डॉटर इज आल्सो इन 12th, शी इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, वो भी CUET दे रही है। अभी 2 weeks बैक शी हैड गिवन अ नेस्ट का टेस्ट, वहां पे IIT JEE वाला बच्चा नेस्ट का पेपर दे रहा था, चल यार ट्राई करके देख ले। And you people, you know one very good aspect about CUET, it is for the first time in independent in India कि CUET में NEET और IIT JEE से ज्यादा बच्चा ये पेपर दे रहा है, रिकॉर्ड है ये अपने आप में। तो इस टेस्ट में या लाइफ में जो करना है वही सेम लालच हमें बिजनेस के लिए चाहिए होता है, ग्रीड, दैट गेट्स यू द ग्रोथ, मुझे कितना बड़ा होना है। एन अनसैशिएबल हंगर फॉर ग्रोथ वही बिजनेस को बड़ा करती है। ग्रो आप तभी करोगे जब आप प्रॉफिटेबल हो, प्रॉफिटेबल आप तभी होगे जब आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन अवेलेबल रिसोर्सेज करोगे। राइट शांतनु, अभिनव, आदित्य, कोई डाउट बेटा? नो सर। नो सर। ओके, तो ग्रोथ की बात समझ में आई। ग्रोथ करने के लिए किसी एंटिटी को ये प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करना चाहिए? बहुत सिंपल आंसर चाहिए। तुम्हारी बुक में क्लास 11th में और क्लास 12 के चैप्टर 1 पे अटका हूं अभी मैं, इनफैक्ट मैं उससे आगे नहीं गया हूं। सी, ग्रोथ करने के लिए वी कैन हैव more number of products, more number of production line, better technology, more management. आज की डेट में मैनेजमेंट the less is better. You know, अभी अमेज़न में और इन सब में, इंडिया में भी और US में, they have created stores where there is not even one single labor. It is all automated. The concept is about robotics, AI, machine learning, data analytics. These are the terms that you're going to hear in your graduation. And these are the things that will be in demand by the time you want to graduate. तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमारे को ज्यादा प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट लाइंस, बेटर प्रोडक्शन, बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर रॉ मटेरियल्स या रॉ मटेरियल्स के बेटर सब्स्टिट्यूट्स, then only you're bound to or able to grow your business. So see, we have talked about business, we have talked about let's say हमने अपना बात किया ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। बेसिकली वी हैव टॉक्ड अबाउट मोर और लेस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, और सिंपली स्पीकिंग वी हैव टॉक्ड अबाउट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। एंड यहाँ एक चीज और याद रखना बच्चा लोगों, मेजरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, वी आर टेक्निकली रेफरिंग टू companies. Basically you can take it private or public limited company. We are not taking into consideration sole proprietorship. Why are we not considering sole proprietorship? Reason? नहीं, उसमें भी होता है, उसमें वन मैन आर्मी का काम होता है, बट क्यों नहीं ले रहे उसको? एक लेवल के बाद वो और ग्रो नहीं करता। हाँ जी, एक लेवल के बाद वो ग्रो करता। करेक्ट। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना चाहिए फिर? देखो, सबसे बड़ा मेन ड्रॉबैक जो सोल प्रोप्राइटरशिप का है, इट इज नॉट गवर्न्ड बाय और इट डज नॉट कम अंडर एनी लॉ। यू आर फ्री टू स्टार्ट योर वेंचर। मन चाहता है बाहर बोर्ड लगाओ, काम शुरू कर दो, नहीं मन करता बंद कर दो, एज सिंपल एज दैट। तो सोल प्रोप्राइटरशिप को इसीलिए हम कंसिडरेशन में यहाँ नहीं लेके आ रहे, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि हम लेजिटिमेट लीगल बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जितनी भी डिस्कशंस ले रहे हैं, ये मेजरली आप समझ लो कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म या LLP के लिए लेके चल रहे हैं या OPC के लिए लेके चल रहे हैं। तो इस पे हम थोड़ा सा कल बात करेंगे, टोटली डिस्कशन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दैट विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट बेस। सो हमने बिजनेस की बात करी, बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात करी। किसी को कोई डाउट? एनी डाउट्स? शांतनु, अभिनव, आदित्य, प्रिया? ओके, नाउ देयर आर अदर टू ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड यू हैव व्हाट यू से इज ये आपका जो क्या कहते हैं इसको हम
हम जो बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स. सोशल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी मेनी. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक बेसिक सोशल ऑब्जेक्टिव जो सोसाइटी के वेलफेयर का रहता है वो किसी भी बिजनेस एंटिटी का क्या रहता है. मतलब यहाँ ना मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं दो चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ. वी आर टॉकिंग अबाउट सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो सोशल ऑब्जेक्टिव एंड CSR, क्या ये दोनों चीजें सेम है या ये दोनों अलग है? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्लास 11th में आपका ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिकल कट गया था आपके सिलेबस से, ऑनलाइन में डिलीटेड था 1 year बैक. बट CSR इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो व्हाट इज CSR एंड व्हाट आर सोशल ऑब्जेक्टिव्स? The social objective is supplying of good quality products. Correct. Providing good quality products, goods and services at reasonable price in the society is one of the social objectives. Being environmental friendly, reduce, reuse, recycle, that is social objective. Undertaking activities which are not harmful for the environment or in general to the society, or taking concern about the welfare and general benefit of the society. Providing ample opportunities in the society. Women के लिए employment opportunities बनाना, economically weaker sections के लिए employment opportunity बनाना, जो specially abled या जिसको आप बोलते हो physically handicapped लोग हैं उनके लिए भी employment opportunities देना, ये सारी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आती है. अब यहाँ दो क्वेश्चन है. पहले हम सबसे पहले वाले ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव में, कि प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस इन द सोसाइटी, इज दिस थिंग और दिस एस्पेक्ट मेकिंग अ बिजनेस एंटिटी contributing to corporate social responsibility? Yes or no, or true or false? अंजी, आदित्य, अभिनव, शांतनु. ओके. राघव, अगर एक बिजनेस कंपनी, लेट्स से सुरभि की कंपनी है और ये अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बना के सोसाइटी को दे रही है, तो क्या ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाएगा? ट्रू और फॉल्स? शांतनु, अभिनव, आदित्य, भैया सबका गलत आंसर है. यस सर. सुरभि ने ये बिजनेस किस लिए खोला है? प्रॉफिट कब मिलेगा? जब अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस बेचेगी. तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. It is the essential business objective of every business entity, rather social objective, or one of the basic objectives of survival for every business entity, to provide good quality products and services at reasonable price in the society. Corporate social responsibility, I am talking with respect to India or the Indian Companies Act 2013. अब ये लॉ में प्रोविजन आया हुआ है. अब ध्यान से सुनना मेरी बात. सेक्शंस की नहीं बात करूंगा, तुम डर जाओगे. सीए वाले बच्चे फिर भी याद करेंगे, उसके बिना काम नहीं चलेगा. इंडियन कंपनीज एक्ट में अब एक स्पेशल प्रोविजंस है, लेकिन सिर्फ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के लिए. ध्यान से सुनना मेरी बात. सिर्फ पब्लिक लिस्टेड कंपनीज के लिए ये मैंडेटरी है, बट there are still some private companies who are contributing to CSR activities also. CSR activities ka, now there is a whole list provided by the government, like providing healthcare facilities, old age homes, आपका रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, या जो आपकी मतलब एक्सपेक्टिंग मदर्स हैं उनको अच्छा सब्सिडाइज मील देना, आपके ये जो क्या बोलते हैं रिलीजियस प्लेसेस हैं लाइक मंदिर, गुरुद्वारा, उनका मैनेजमेंट करना. आपके आप पर्टिकुलरली साउथ दिल्ली में अगर ये देखो तो आपके रोड्स पे ज्यादा ग्रीनरी है, और इसमें कुछ कंपनीज हैं जो इसको मैनेज करते हैं, जिसमें क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली की बात आती है. तो अपकीपमेंट ऑफ दी पब्लिक पार्क्स, पब्लिक एमिनिटीज. तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है अब जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है. सेकेंड थिंग, नाउ एवरी public listed company is required under the provisions of Companies Act 2013 to
devote or deviate at least 1% of their net profits to corporate social responsibility minimum. तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव और सीएसआर में फर्क है, ध्यान रखना, इस पे भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, क्योंकि आप लोग मानते हो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्विस बनाया तो ये सीएसआर हो गया, तो फिर बिजनेस किस लिए करते हो? बिजनेस उसी लिए ही तो कर रहे हो, ये सीएसआर में नहीं आता। सीएसआर का मतलब है कंपनी जो प्रॉफिट्स बना रहा है वो प्रॉफिट उसको इसलिए हो रहा है क्योंकि जो इनपुट्स आप ले रहे हो अपना काम करने के लिए वो भी सोसाइटी दे रहा है, और फिर जो आप प्रोसेस बना रहे हो उसमें लाइक जिन लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो वो भी आप बिजनेस के लिए ले रहे हो, आपकी आउटपुट सोसाइटी खरीद रहा है, तो ये प्रॉफिट सारी चीज आपको सोसाइटी की वजह से हो रहा है। क्योंकि ये चैप्टर 112 का आपका एक कंसेप्ट है जहां पे हम मैनेजमेंट को एज अ प्रोसेस मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट कहते हैं, और इट सेज देयर इज अ इंटर रिलेशनशिप एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स कॉस्ट, ये आता है। तो बिजनेस एज अ प्रोसेस या मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस में आपको कल या हम सैटरडे को बात करेंगे, उसकी अलग से पूरा एक वहीं से न्यूमेरिकल शुरू होगा। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स और सीएसआर ये दोनों बात क्लियर हो गया। थर्ड कोई डाउट रहा? हाँ जी बोलो। सोशल वो भी बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, सीएसआर में नहीं है, सोशल ऑब्जेक्टिव भी है वो, प्रोवाइडिंग एम्पल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बोला तो मैंने, आपकी बुक में लिखा हुआ भाई, चैप्टर 112 बुक 1 ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। आपको जॉब देना है, अगर आप लेबर या वो वर्कर्स नहीं रखोगे काम कैसे होगा कंपनी में? देखो यहाँ एक चीज समझो, आज ना एक अपना कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करो, चाहे सुरभि को एग्जांपल ले लो या हृदय को ले लो, वो तुम्हारी ऊपर है। अगर जेंडर बायस होना है, इक्विटी होनी चाहिए मैनेजमेंट में, पॉइंट्स बता रहा हूँ धीरे धीरे, ये तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल भी है, इक्विटी होना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, कलर, एजुकेशन, रिलीजन, प्लेस ऑफ लोकेशन। Imagine or visualize that you have a business entity, whatever it may be, whatever scale it may be, whatever products it may be selling. आज के लिए gradually हम अलग-अलग products में अलग-अलग dimensions में चलते चले जाएंगे। अब वो business को करने के लिए आपको सबसे पहले capital चाहिए, कितना चाहिए, क्या चाहिए, वो अपन finance में बात करेंगे। अब हमारा वो idea आ गया, हमने business entity बनाया, sole proprietor firm की बात नहीं कर रहे, it can be a partnership firm, LLP or a company, private or public or OPC, it hardly makes a difference. Now, why that business entity is there? Is it there to survive or is it there to earn profit? Obviously, in order to earn profit, we need to survive first. So therefore, survival is the primary object. Now, when the firm is survived, that means हमारा जो routine का खर्चा है वो तो पूरा हो रहा है। अब अगर वो routine का खर्चा पूरा हो रहा है और अगर हम efficient हैं, तो हमारे पे profits आने चाहिए। That is why management is called intangible force. क्योंकि अगर management efficient है, the targets are being met, the company is profitable, the resources are being used in an optimum manner or optimum utilization of resources, and if in case the firm is not able to earn profits, it is incurring losses, there is non-optimum utilization of available resources. Both these scenarios you are able to see the management when it is efficient, when it is inefficient. This makes management an intangible force. चलो यहाँ एक क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे, थोड़ा सा पर्सनल, डे 1 है बट तुम्हें वो एक क्लैरिटी देगा। हृदय, पापा या मम्मी में कौन एफिशिएंट मैनेजर है? मम्मी। राघव? शांतनु, कौन एफिशिएंट मैनेजर है, पापा या मम्मी? सर पापा। मम्मा। अभिनव? सर पापा। पापा, ओके। अदित? सर मम्मी। मम्मी। हाँ जी अभिनव, पापा कैसे, जरा इलस्ट्रेट करना। हाँ जी जरा विस्तार पूर्वक बताइए बेटा जी। सर ऐसे ही सर। नहीं ऐसे ही बस नहीं भैया, बीएसटी ऐसे ही नहीं होती, इस सूरमा मोबाली वाला डायलॉग नहीं चलेगा शोले मूवी का। हाँ जी राघव कैसे? क्या बोलते, मतलब जब लॉकडाउन हुआ था पीछे सारी चीजें सब पापा ने मैनेज करी थी, खाना भी बनाया था किस? मम्मी नहीं करती, खाना वाना भी नहीं बनाती, किचन में नहीं। जी इसको, इसके पीछे 2-3 रीजन है, अभी तुम्हें क्लैरिटी आएगा। या तो मुझे एक रीजन बताओ, थोड़ा पर्सनल हो रहा हूँ,
ठीक है, नहीं शेयर करना वो अलग बात है, बट जनरली मतलब ये बहुत रेयर बात हो रही है जहां बॉयज बोल रहे हैं कि पापा इज अ गुड मैनेजर, वरना गर्ल्स आर देयर हु सेज माय डैड इज अ गुड मैनेजर। मतलब सर घर भी मैनेज करता है, ऑफिस भी मैनेज करता है, दोनों करना है। नहीं वो अलग, एक बात समझो, अगर आप कंपेयर करोगे तो अ लेडी इज मैनेजिंग लॉट मोर मेनी थिंग्स देन अ हस्बैंड हु इज जस्ट मैनेजिंग हिज ऑफिस और दोस थिंग्स। पापा को ये पता है किसको आपके घर में, आपके ब्रदर सिस्टर हैं या अकेले हो? सबको किसको क्या पसंद है, किसको कब क्या देना है, क्या खाना है, पापा को पता है, मम्मी को पता है? मतलब ही इज इनटू कुकिंग, इनटू एक्टिंग। योर फादर? not so bad. He knows. ओके, क्योंकि यहाँ ना दो बातें, विल नॉट ड्वेल इनटू फर्दर क्योंकि पेपर है, लेट्स talk about it after the class. See, you'll be surprised to know the very first book on management was written by a housewife for housewives, how to better manage houses, way back in 1400, almost 700 years back. This is considered to be the first book on management. Correct? Abhinav, कोई doubt? Shantanu, Adit, कोई doubt बेटा? No, sir. Okay. Personal objectives, simple सी बात है, n number of people are joining a company or an organization for different individual reasons. Some may join the organization just for salary, some may be joining for designation, some may be joining for training, some may be joining it just for the namesake of it, some may be for their reputation, some may be as for learning. So different individuals, they join different organization for different personal objectives. So different people or different employees, they can have different objectives. As far as NCERT is concerned, यहाँ employees पे clarity और ले लो, employees, workers, executives, ये तीनों आपके NCERT में ना इन्होंने synonymously use किए हुए हैं, but employees अलग होते हैं, workers अलग होते हैं, और इन दोनों को NCERT ने इंटरचेंजेबली एज अ सबऑर्डिनेट्स या जूनियर्स लिखा हुआ है वर्ड, कहीं वो वर्कर लिख रही है, कहीं वो एम्प्लॉय लिख रही है, कहीं सबऑर्डिनेट लिख रही है, और मैनेजर्स को वो हमेशा एज अ सुपीरियर बता रही है। तो मैनेजर इज सुपीरियर, बट जब आप मैनेजमेंट के अंदर आते हो या अभी जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तब आपको थोड़ा क्लैरिटी होगा। टेक्निकली द पीपल हु आर इनटू प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, दे आर एम्प्लॉइज एंड एग्जीक्यूटिव्स हु आर वर्किंग इन द फैक्ट्री एट शॉप फ्लोर लेवल। टेलर की टेक्निक्स की बात करोगे तो वो वर्कर्स, तो फैक्ट्री में आपको वर्कर्स मिलेंगे, कंपनीज में मैनेजमेंट एम्प्लॉइज मिलेगा, ये एक जनरल थंब रूल होता है। एनसीईआरटी के अंदर इन्होंने इंटरचेंजेबली इनको सबऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो सकता है, इसको ध्यान देके चलना है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर, बिजनेस क्लियर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर है सबको। नाउ इज द प्रॉफिट ओनली अ बैरोमीटर ऑफ efficiency of every business entity? True or false? Only. No, आज की डेट में ये false, क्योंकि आज की डेट में हम ब्रॉडर कंसेप्ट लेते हैं, दैट इज वेल्थ और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इसको डिटेल में कहीं जब हम फाइनेंस की बात करेंगे तब हम इसको और फर्दर डिटेल में लेके जाएंगे। नाउ मूविंग अहेड, आई थिंक अगर हम आगे चलें तो हम नेक्स्ट अगर आगे चलें तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आता है, हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। अगर आपका बेसिक सिलेबस लिया जाए तो एक तो मैनेजमेंट है, और दूसरी अगर हम वर्ड यूज करें तो वो हमारे पास रहेगा एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि एनी पर्सन हु इज रेफर्ड टू एज बिजनेसमैन और बिजनेस ओनर और अ बिजनेस वुमन, like Surbi we have out here, इसको आज हम केस स्टडी पे रखेंगे तो बेटर रहेगा। They are referred to as entrepreneur. Now this word comes from where? ये क्वेश्चन आ सकता है। ये ऐसे दो टर्म्स हैं, एक आपको लीडरशिप में मिलेगा, लाइसेंस फेयर, सेम यही वर्ड है एंटरप्रेन्योर। सी, जो यहाँ बेसिकली बहुत सिंपल तीन चीजें हैं, द पर्सन और एन इंडिविजुअल हु डज इट, उसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। वो जो आपका सेटअप बनाता है दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज, एंड वो जो ये प्रोसेस कर रहा है उस प्रोसेस को बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। बट क्वेश्चन अगेन बॉइल्स डाउन टू व्हाट इज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर एक्चुअली इसका जो प्रोनाउंसिएशन है इज एंटरप्रेन्योर, क्योंकि ये फ्रेंच वर्ड है, वो जीभ घुमा के बात करते हैं।
लाइक लेज़-फेयर, लियोन, ल्यूटियन, तो वो मुंह गोल हो जाएगा, टंग ट्विस्ट होगी, तब इनकी प्रण बहुत सारे लोग इसको एंटरप्रेन्योरशिप बोल देते हैं, वो गलत प्रोनाउंसिएशन, इट्स एंटरप्रेन्योर, मतलब मुंह गोल होगा, टंग ट्विस्ट होगा, ठीक है। एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली अ फ्रेंच वर्ड, दिस वर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड, जिसको अगर हम बिजनेस से लेके जाएं, a person who's willing to take risk and the reward for risk is profits, ये आप लोगों को मालूम। तो entrepreneur is an individual, we cannot be gender specific, कि entrepreneur men है या women है, तो यहाँ हम word लेते हैं individual, or any person who undertakes an enterprise in order to generate employment opportunities by providing good products, services in an innovative way to the society or residents of a society, thereby generating or earning profits. Entrepreneur, person, enterprise, entrepreneurship, clear? Entrepreneurship के लिए आपके यहाँ पे एक्ट भी आ जाता है, गवर्नमेंट के अंदर स्पेशल स्कीम्स भी हैं। ये थोड़ा सा आइडिया आज इसलिए दे रहा हूँ, ये क्लास 11 से है, तो जाके आज बुक को उठाना, जरा धूल वूल साफ करना, झाड़ लेना, नहीं तो आप बोलोगे सर पता नहीं आप कहाँ से पढ़ा रहे हो। तो ये आपका 13th चैप्टर है सीयूईटी के अंदर, और मेरे हिसाब से आप ये मान के चलो 5 to 10% क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आ सकते हैं, क्योंकि मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के कंसेप्ट की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर फोकस रहेगा। ये सारी चीजें आपकी एनसीईआरटी के बुक में है, तो आज तो नहीं, मे बी नेक्स्ट वीक में हम एक सेशन एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर अलग लगाएंगे पूरा। ये बेसिक इसमें यही टर्म्स हैं, ये मैंने आज आपको ओवरव्यू बता दिया। अब इसके अंदर डिफरेंट स्कीम्स हैं, इसके फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं, लिमिटेशंस, एंड व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप इज बीइंग मोर प्रमोटेड। रीजन बता सकते हो कुछ, व्हाई इज इट बीइंग मोर प्रमोटेड? job opportunities coming. Yes, that's the perfect answer, because entrepreneurship makes you self-reliant, and आप one man अकेले नहीं काम करते हो, every enterprise will generate multiple employment opportunities also. Then you are innovative and it makes you think out of the box also, doing things in a different way. तो वहां पे invention, discovery और innovative, इन तीनों में फर्क होता है, और इसको एक वर्ड से कैसे डिफाइन करेंगे? See, invention and discoveries तो ज्यादातर हो चुकी हैं, which is something which is discovered or found for the first time, that is discovery and invention. But one thing that already exists, उसको आप एक creative way में अलग तरीके से बनाओ या बनाने की टेक्नोलॉजी लाओ, that is called innovator or innovation. So, successful entrepreneurs or enterprise or entrepreneur means a new way of thinking about the old product or old process, which is simply referred to as thinking out of the box, being innovative, being creative. और आज की डेट में इसका बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो क्रेज भी है और डिमांड है, अमेरिका में भी, इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड का। और इसके लिए इंडियन वर्ड क्या होता है बीइंग इनोवेटिव का? चलो जो भी आंसर देगा मेरी तरफ से चॉकलेट। मैं एक छोटा सा केस स्टडी दे देता हूँ तुम्हारे को। अच्छा, जहां तक केस स्टडी की बात है, विल बी टॉकिंग लॉट अबाउट मूवीज, लॉट अबाउट फूड। आई एम अ फूडी, मैं खाता भी हूँ और बनाता भी हूँ, और उसमें मैनेजमेंट बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। इसके अलावा विल बी पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनीज, पर्टिकुलरली मोबाइल फोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स एंड गारमेंट्स आल्सो, स्पाइसेस आल्सो। तो ये आपको बहुत ज्यादा रेफरेंस मिलने वाला है। अगर अब हम इनोवेशन की बात करें, जैसे आज की डेट में आपको अगर कोई भी चटनी वगैरह बनाना है तो ग्राइंडर या मिक्सी में डाला सामान, बटन दबाया, घर बन गई। जबकि पुराना तरीका होता है उसको सिलबट्टे पे बनाना, और उसका टेस्ट और फ्लेवर अलग है। तो मिक्सी इज अ इनोवेटिव वे ऑफ डूइंग थिंग, एंड वो आपका सिल या एक पुराने टाइम में हमारे यहाँ पे होता है ब्लैक कलर के स्टोन के, उसमें उसको लकड़ी से भी पीट के बनाते हैं। वैसे वो अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरिएशन हो जाता है। बेसिकली सिल बट्टा रहता है, वो टेस्ट वही आता है। उसके कुछ मेडिसिनल रीजंस भी हैं कि वो जो ब्लैक स्टोन होता है, इट प्रोवाइड्स द आयरन कंटेंट इन व्हाटएवर यू प्रिपेयर, एंड उसका टेस्ट बहुत अलग होता है, ठीक है। तो ये जो मिक्सी में कर रहे हैं वो तो टेक्नोलॉजी हो गई, वो मॉडर्न टेक्निक हो गया। ये जो आप सिल पे या वो दौरी सोटे के अंदर में बना रहे हो, वो कन्वेंशनल तरीका हुआ। उसका एक इंडियन वर्ड है, उसको क्या कहते हैं? That will give you the whole idea about entrepreneurship in simple हिंदी का एक वर्ड।
जैसे बिजनेस को हिंदी में हम व्यापार कहते हैं, जो पर्सन ये करता है वो व्यापारी है, वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। जुगाड़ इज द राइट आंसर। सूर्यदेव गेट्स द चॉकलेट, पक्की बात। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट बीइंग जुगाड़ू। तो जो ये जुगाड़ कर सकता है वो एंटरप्रेन्योर। नाउ कमिंग बैक टू मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट को हम 3 टर्म्स में लेके चलते हैं, दैट इज प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। और आपका जो एनसीईआरटी का डेफिनेशन इसको कहता है, it is the process of getting things done through others in an effective and efficient manner by optimum utilization of available resources in order to accomplish organizational goals. तो organizational goals मैंने आपको बता दिए पहले, आपके बेसिक और बिजनेस गोल्स, सोशल गोल्स, पर्सनल गोल्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन कम्स कि ये प्रोसेस कैसे हो, हाउ डू यू डिफाइन प्रोसेस? एनसीईआरटी तो बहुत सिंपल सी बात कहती है, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर दी प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। रट्टा मार रखा है सर, इसको जरा प्रैक्टिकली समझा दो मुझे आज, नहीं तो ये होमवर्क है तुम्हारा, क्योंकि ये प्रोसेस का एक्चुअली राइट डेफिनेशन नहीं है। यस, प्रोसेस क्रोनोग्राफ क्या होता है, फिर क्रोनोग्राफ क्या होता है, या क्रोनोमीटर क्या होता है? रट्टे तो मार रखे हैं तुमने प्लानिंग में, टाइप्स ऑफ प्लान सिलेबस में डिलीटेड है, फिर भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो क्रोनोमीटर क्या होता है, कभी देखा है? नहीं। देखो सुबह सुबह झूठ बोलते हैं। हाँ जी हृदय भैया, क्रोनोमीटर आई डोंट नो। नहीं वो तो सही है, मैं क्रोनोमीटर क्या, मैं वही पूछ रहा हूँ, मुझे बता। तुम दिखा रहे हो, मुझे दिखा रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ, मैं तो आंसर भी दे रहा हूँ। भाई साहब घड़ी, क्रोनोमीटर इज योर वॉच, टाइम के अकॉर्डिंग। रट्टे मत मारो, मेरे साथ रट्टे नहीं चलेंगे। क्रोनोमीटर मींस टाइम, वॉच। क्रोनोग्राफ, क्रोनोलॉजिकल मींस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, पहले क्या बाद में क्या, वो स्टेप बाय स्टेप है, इट इज बेस्ड ऑन टाइम। मैनेजमेंट क्या है, कॉस्ट एंड टाइम। रट्टा नहीं चलेगा, ये याद रखना। कंसेप्ट याद होंगे तो वहां फटते नहीं निकलेगा। तो प्रोसेस की अगर आप बात करो तो द जनरल डेफिनेशन इज, it is when a thing is done or given inputs, they are processed in a series of interrelated, interdependent steps to get a desired output. I'll repeat myself. Process is defined as any activity or anything wherein given inputs, they are processed in a series of interdependent and interrelated steps to get a desired output. अब एग्जांपल बता दो इसका, और टाइप्स ऑफ प्रोसेस बता दो। क्योंकि यहीं से आपका मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है कि मैनेजमेंट इज अ डैश प्रोसेस या डैश फंक्शन, मल्टी डायमेंशनल। तो प्रोसेस में कोई बहुत बड़ा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस। ब्रॉडली अगर हम इनको कैटेगराइज करें तो देयर आर ओपन प्रोसेस एंड देयर इज अ क्लोज प्रोसेस। तो ओपन प्रोसेस का एग्जांपल इधर, क्योंकि ये जो क्रोनोमीटर है वो तो तुम्हारे क्लोज प्रोसेस, उसके अंदर क्या हो रहा है तुम्हें नहीं पता। तो ओपन प्रोसेस क्या हुआ, उसका एग्जांपल चाहिए मुझे। क्लास 10th में चले, 11th में तो तुम्हारे हालत पता है, अब 10th में चलते हैं जरा। 10th में फ्लो चार्ट किया था, सबसे पहला फ्लो चार्ट किसका बनाया था मैथ्स में? मैथ्स में ही आता है 9-10 में फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम्स। सर मैथ्स की कहाँ बात कर लो, मुश्किल से पीछा छूट रहा है ना। हाउ टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी या हाउ टू प्रिपेयर अ बाउल ऑफ मैगी। पैन लिया, पानी डाला, मैगी नूडल डाले, मसाला डाला, गैस पे रखा, 5-6 मिनट उसको बॉयल होने दिया, स्टिर किया और बाउल में सर्व कर दी। हमें इनपुट्स पता है, पैन, पानी, मैगी नूडल्स, मसाला। आउटपुट पता है, अ प्रिपेयर्ड बाउल ऑफ मैगी। इट्स ओपन प्रोसेस। क्लोज प्रोसेस की बात करें तो आपने प्रेशर कुकर में वेजिटेबल्स, दाल, पानी, नमक, मसाला डाल के बंद कर दिया। इनपुट तो पता है, प्रोसेस तो नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। आउटपुट पता लगेगा। अगर पानी ज्यादा है तो ढूंढते रहना, और पानी कम है तो दाल जल जाएगी, नमक मिर्च कम ज्यादा है तो बाद में एडजस्ट करना। तो क्लोज प्रोसेस में हम इनपुट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, आउटपुट को नहीं कंट्रोल कर सकते।
ओपन प्रोसेस में हम इनपुट्स प्रोसेस आउटपुट किसी भी, अब चाय बना रहे हो आप, ज्यादा लोग आगे तो पानी दूध पत्ती बढ़ा दो, उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। अब अगर इसको और आगे लेके जाना है तो आपने, अगर मेरे हिसाब से आप सबने बचपन में बाईसाइकिल चलाया होगा, वो ओपन प्रोसेस है। देयर इज पैडल, देयर इज चेन, देयर आर टायर्स, इट वर्क्स। अब बाइक या स्कूटर का इंजन में कैसे चलता है, वो बात लगा, स्टार्ट दबाया और शुरू हो गए, वो क्लोज प्रोसेस है। इनफैक्ट देयर इज अ स्मॉल जोक आउट हियर व्हिच आई लाइक टू कोट। एक बार एक हार्ट सर्जन प्रोमिनेंट, he gets his car for a repair to a auto mechanic, and the auto mechanic, after repairing his car, when he was handing over him the keys, he asked the doctor, doctor, can I ask you one question? And the doctor said, yes, yeah, you go ahead. He said, see doc, we both are doing kind of the same job. You are operating on the heart of the automobile, you operate on the heart of human machine, and I operate on the heart of automobile, and you get so much good remuneration, and you get so much respect, and I get so much brickbats. Why is it so? तो डॉक्टर ने क्या जवाब दिया होगा, सोचो। डॉक्टर ने उसको कहा, यार, well guy, fellow, what you are saying is absolutely true, but the only thing is, next time you try to do what I try to do, next time try to put your hand when the automobile engine is on inside it. I do it every time. Because heart और brain अगर 1 मिनट से के लिए बंद हो जाएं, तो you know what will happen. तो ये प्रोसेस की कहानी है। इसमें मैन मेड प्रोसेस भी होते हैं, नेचुरल प्रोसेस होते हैं, जैसे आज प्रसाद है हमारे सामने लाइव एग्जांपल है। मैन मेड प्रोसेस, ये लैपटॉप, आपका कंप्यूटर्स, जो भी हम बना सकते हैं, मशीन्स, दैट इज ऑल मैन मेड प्रोसेस। मैनेजमेंट में हम इसका थोड़ा आगे डिटेल में और बात करेंगे। इफेक्टिवनेस की अगर हम बात करें, इट इज अबाउट कंप्लीटिंग और फिनिशिंग द गिवन टास्क। एफिशिएंसी की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और completing the given tasks and activities with the available resources within minimum time and cost, या minimum wastage, or simply putting it as optimum utilization of given available resources. तो सी, हमने बिजनेस की बात करा, मैनेजमेंट की करी। मैनेजमेंट एंड प्रोसेस को अभी हम और डिटेल में भी आगे बात करेंगे, या आज ही करूं बोलो, क्योंकि मैनेजमेंट की एक डेफिनेशन होता है। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज managing 5 M's. What are these 5 M's? ये 5 M's, 3 P's, 3 C's, ऐसी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। 3 objectives, ये याद रखने पड़ेंगे तुम्हें। जैसे मैनेजमेंट, you know, we talk about management as such as, थोड़ा एक out of the box question पूछ रहा हूँ, लेकिन पेपर में तुम्हें दिख सकता है, it has four fathers. पहले तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। फ्रेडरिक है, फेडरिक नहीं है, ये याद रखना है, FRE है, फ्रेडरिक है, बहुत सारे उसको फेडरिक ले जाते हैं, ये आ सकता है क्वेश्चन। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट इज, या 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फ्यूल। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट इज, तुम्हारी बुक्स में है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन दे रहा हूँ, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, पीटर ड्रकर। एंड फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, अभी जहां भी BBA MBA किसी भी कॉलेज में जाओगे, यहाँ अभिनव, you were talking about CAT I think, और आदित्य, you were talking about CAT. Who was talking about CAT? सो गए भैया लोगों, पकौड़े चाय खा के, कोई हाँ ना कुछ नहीं, तभी बोला था कैमरा ऑन रख लो। फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज फिलिप कॉटलर। इनके प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक के बिना इंडिया में बहुत सारे कॉमर्स कॉलेजेस में तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी। वो बात लगे कि बुक हाथ में ही रखी जाएगी, पढ़ाएगा कोई नहीं, इतनी मोटी और बहुत सारे बुक्स हैं। आई कैन शो यू, आई हैव ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ हिज टाइटल्स। तो ये आपके 4 फादर्स हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, तो हम इसको 2 तरीकों से ले सकते हैं। एक तो हम बात करते हैं, इट इज अबाउट मैनेजिंग 5 M's। तो किसी भी हमारी प्रोसेस के अंदर देयर इज इनपुट, देयर इज प्रोसेस एंड वी हैव आउटपुट्स। तो कोई भी बिजनेस एंटिटी के लिए हमारे पास आइडिया भी और कैपिटल भी है। व्हाट विल मेक अ बिजनेस एंटिटी सक्सेसफुल? नो डाउट तुम बोलने वाले हो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस, लेकिन ये गुड क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस बिजनेस को क्यों बनाना है? व्हाई?
ग्रो तो तब करेगा जब सरवाइव करेगा, और सरवाइव तब करेगा जब वो बिकेगा मार्केट में। वो बिकेगा कब मार्केट में? society is demanding सारी सोसाइटी को चाहिए। डायरेक्शन सही है थोड़ा। इसके लिए सिंपल सी एक बात है, कस्टमर होना चाहिए। जो कस्टमर मांग रहा है वो आप बनाओगे तो मार्केट में बचोगे, नहीं बनाओगे तो नहीं बचोगे। ठीक है। अब इनपुट्स में अगर हम बात करें तो टिपिकली हमारे को कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए मटेरियल्स चाहिए एज रॉ मटेरियल। उनको कन्वर्ट करने के लिए हमारे को मशीन्स चाहिए। इन पे काम करने के लिए हमारे को एम्प्लॉयज चाहिए एज मैन। ये सब खरीदने के लिए अपने को मनी चाहिए एज कैपिटल। जब ये सारी चीज प्रोसेस होगा तो ये मटेरियल कन्वर्ट होके आपका डिजायर्ड फिनिश्ड गुड्स या सर्विस बनेगा जो कस्टमर को चाहिए। जो मशीन्स हैं आपकी, ये टेक्निकली यूजेबल मशीन्स हो जाएंगी। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय यूजेबल मशीन्स? तो पता कैसे कि वो यूज हुई है? Depreciation, the use and wear and tear of machine. तो by usable machines is depreciation. And जहां तक हम men की बात बोलें, जब वो काम करेंगे तो we will have a experienced workforce available with us, and every business entity undertakes operations to generate maximum of revenue and profit maximization. ये तो obviously किसी भी organization का objective. So where is the fifth M? What is the fifth M? Yes, the manager and management is the fifth M. Absolutely wrong answer. उसी की तो बात कर रहे हैं, वही बता दो। अंडा गोल है, गोल है अंडा। भाई साहब एमसीक्यू है। एमसीक्यू में जो एक बात वहां रह गया, एमसीक्यू में नेवर सॉल्व द क्वेश्चन, यू हैव टू मैच द राइट आंसर विद द क्वेश्चन। इससे पहले आपको आज तक पेपर नहीं मिला जहां आपको राइट आंसर्स भी दिए हुए हैं क्वेश्चन के साथ। तो यू हैव टू मैच द राइट आंसर विद द क्वेश्चन। जहां तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे मार्क खा जाओगे। मैनेजमेंट की हम क्या बात कर रहे हैं? इट इज मैनेजिंग 5M। सर मैनेजमेंट है 5th M। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी आदित्य, शांतनु, अभिनव, व्हाट इज द 5th M? आंसर तुम्हारे सामने है, फिर भी नहीं दे रहे हो तुम लोग। पूरा 12th का सिलेबस दिखा दिया तुम्हारे को इस डायग्राम के अंदर। सारा 12th का सिलेबस है। यस। Where will we get these inputs and where will we supply these output? The answer is markets. तो कितने गुड्स बनाने हैं, क्या करना है, ये प्लानिंग है। ये सारे रिसोर्सेज इकट्ठा करना ऑर्गेनाइजिंग है। कितने लोग चाहिए, स्टाफिंग है। कितना पैसा चाहिए, फाइनेंस है। मार्केट में कैसे बेचोगे, क्या बेचोगे, कहां बिकेगा, कैसा, मार्केटिंग बेच 4 P's, वो मार्केटिंग मैनेजमेंट है। इन सारी चीजों से ये डिजायर्ड आउटपुट्स लेना, पुटिंग plans into action, directing what was to be done and what has been done is your controlling. ये तुम्हारी पूरी BSTS प्रोसेस के ऊपर। इसी के बेस न्यूमेरिकल पूछूंगा जो तुम सब गलत आंसर देने वाले हो। आज ओपन चैलेंज दे रहा हूं। एंड ये डायग्राम ऐसा है, अगर ये समझ में आ गया, BST का कोई भी क्वेश्चन है, अभी कुछ नंबर्स दूंगा तुम्हारे पास, ऑटोमेटिकली आंसर्स आएगा। ये याद रखना। इसके साथ सिर्फ जो हमें एक अटैचमेंट करनी है, चैप्टर 4 के अंदर प्लानिंग पे जाना है, जो ये आज राघव भैया ने गलती से पंगा ले लिया क्रोनोमीटर के साथ। तो जहां हम ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं और टाइप्स ऑफ प्लान को डिस्कस करें अगले 10 मिनट में। देखो टाइप्स ऑफ प्लान में तुम्हें क्वेश्चन आएगा और तुम्हें कंफ्यूजन रहता है क्योंकि इस बारी तो केस स्टडी से डिलीटेड था, तुम बच गए। नहीं तो अपने सीनियर से पूछना, वो परेशान रहते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लान में कौन सी क्या प्लान है, पता नहीं। कर लें यस या नो? ठीक है। तो जहां टाइप्स ऑफ प्लान है, यहां समझ आ रहा है अब ये सारी कहानी। ये बेस है मेरी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली मैं बोर्ड में लूंगा तो इसको बड़ा कलर्ड करके दिखाऊंगा तुम्हारे। मतलब ये एक ऐसी चीज है, यहां से आप मुझे किसी भी चैप्टर में किसी भी कंसेप्ट पे ले जाओ, मैं यहीं पे आंसर दूंगा तुम्हें, इसी टेबल, इसी चार्ट के ऊपर आके। अब समझ में आ रहा है तुम्हारा? वो बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स 3 डायमेंशंस, मैनेजिंग वर्क, मैनेजिंग पीपल। वर्क एंड पीपल प्रोसेस बनता है एंड इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। क्योंकि मशीन मटीरियल पे आप भरोसा कर सकते हो, ये जो मेन है उस पर भरोसा नहीं कर सकते हो। कि 4 पैर का जानवर फिर भी आपका लॉयल होगा, ये 2 पैर वाला कब झटका दे जाएगा आपको नहीं पता। ये हमारे कॉर्पोरेट रोल का थंब रूल। और मैनेजमेंट में
सबसे जो तंग करता है वो पहले 3 अल्फाबेट्स ही तंग करते हैं, MAN। इनको मैनेज करना ही मैनेजमेंट है बेसिकली। Putting the right person or finding the right person with right skill and putting the right person with right skill at right place will get you the desired outcomes. अब टाइप्स ऑफ प्लान में अगर हम आए तो टाइप्स ऑफ प्लान को ब्रॉडली हम 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। कैसे? एक हमारे पास रहती हैं स्टैंडिंग प्लान और एक रहती है सिंगल यूज प्लान। सिंगल use plan and we have standing plans। ठीक है, सिंगल यूज वर्ड ही बता रहा है कि इसको आप वन टाइम बनाते हो और वन टाइम ही पुट टू यूज करते हो। सो दे आर मेड वंस एंड यूज ओनली वंस। मेड ओनली वंस एंड यूज्ड फॉर वन टाइम ऑब्जेक्टिव ओनली। बात पर्पस हो गया खत्म। स्टैंडिंग प्लान की बनाए बोले तो दे आर डेवलप्ड फॉर वंस बट दे मे बी reused after modifications again and again। they are developed once but they may be reused after modifications। business environment की बात है ना, business environment is dynamic। तो जैसा चेंज होगा, जहां जैसी अवस्था हो वहां वैसी व्यवस्था हो। change according to changing times, you have to modify the existing plans। कहानी तो बहुत सिंपल सी है, बस ये 2 लाइनों में है सारी कहानी। अब इसके बाद 2 चीजें आ जाती हैं। पहली जिसकी हम बात कर चुके हैं, क्योंकि आज इसलिए करा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स की हमने बात करी। तो ऑब्जेक्टिव सिंगल यूज प्लान है, स्टैंडिंग प्लान है? Objectives are neither single use nor standing plans। अभी दिखाऊंगा, इसका लॉजिक क्लियर करेंगे क्यों है ये, इसकी भी बात करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स का जो नेक्स्ट आता है, यहाँ पे भी OSP आता है। तो ऑब्जेक्टिव में करके है ना, ऑर्गेनाइजेशन सोशल पर्सनल, यहाँ भी OSP चलता है। ऑब्जेक्टिव्स नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी। तो जो तुम्हारे इंटर में आने वाला है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो नए सिलेबस में सीए फाइनल में चला गया। मेरा डोमेन एरिया है, मैं ICI हेड ऑफ विश्वास नगर में लेता हूँ उसकी क्लासेस। स्ट्रैटेजी इज अगेन सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान। जो हमने सुरभि से पूछा था 20 साल बाद तुम्हारा धंधा कितना बड़ा होगा, तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है? कह मुझे नहीं पता। अगर स्ट्रैटेजी नहीं है तो धंधा नहीं चलेगा। अगेन ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी, दे आर नीदर सिंगल यूज नॉट स्टैंडिंग प्लान। ये याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। वो ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी। सिंगल यूज की तो टाइप्स की जो बात है ये आज आपका होमवर्क रहेगा, कौन सी क्या है। बट objectives and strategy, they are neither single use nor standing plans। ठीक है, तो अभी स्ट्रेटेजी की हम थोड़ी सी बात और करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स तो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। रूल्स कैसी प्लान होते हैं? हाँ, the rules of a company, rules are the simplest most plan। सबसे सिंपल प्लान होता है रूल, to do or not to do। if you comply with it, it's fine, and if you don't do it, you are punished। most simplest form of plans is rules। स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग टर्म प्लान। और लॉन्ग टर्म का यहाँ पे मतलब है 5, 7, 10, 15, 20, 25 साल। तो मैंने जो आपसे एक सवाल पूछा कि आप 12th के बाद क्या करोगे, उसी को मैं और सिंप्लीफाई ये करूं कि जब तुम रिटायर होगे या द डे यू आर नॉट अवेलेबल ऑन दिस अर्थ, हाउ द वर्ल्ड शुड नो यू। अगर इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, यू विल हैव अ मीनिंग टू योर लाइफ। एंड इट इज पुट अस लाइक दिस, व्हाट डू यू वांट टू बी रिटन ऑन योर एपिटाफ। जैसे क्रिश्चियंस लोग डेथ होते हैं तो उनको वो ग्रेवयार्ड में डालते हैं, तो वहां स्टोन लिखा जाता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ और डेथ बर्थ लिखा जाता है, और उसके ऊपर एक वर्ड या एक लाइन में डिफाइन किया जाता है। तो ट्राई टू डिफाइन योरसेल्फ in one word what should be written on your epitaph, that will give meaning to your life. It's another assignment. You can take your time, not 10-15 days, maybe 6 months even. The day you are able to have it, your life will have a meaning। Because see, management हम ये business पे नहीं लगता, ये management जो आपके approaches हैं, these are applied for managing yourself also and your life also। So strategy is always long term। There are different alternatives,
उसमें आपको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होता है बाय अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन. दिस इज व्हाट इज स्ट्रेटेजी. स्ट्रेटेजी मिलिट्री ओरिएंटेड वर्ड है. स्ट्रेटेजी को समझने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है. अगर बिजनेस करना है तो चेस खेलना आना चाहिए. चेस में स्ट्रेटेजी सी चलती है. तो ऑब्जेक्टिव क्लियर, रूल्स क्लियर, स्ट्रेटेजी क्लियर. लेकिन हम अभी बात करते हैं सिंगल यूजर स्टैंडिंग बूस्टर प्लान. बाकी की बात नहीं करते. एक एक प्लान और करते हैं, फिर हम इन्हीं दोनों के कंफ्यूजन या इसी के ऊपर बात आते हैं. वो आपका रहता है बजट. वो कंट्रोलिंग का भी टूर है और प्लानिंग का भी टाइप. बजट में फिर 3 टाइप्स आती है. 3 टाइप नहीं, मतलब बजट, टाइप्स ऑफ बजट मैनी होते हैं. बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल. तो बजट कहीं पे पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने? कहाँ पढ़ा हुआ है? यस. Budget is defined as future estimated forecasted statement. Generally these are quantitative. जी यहीं पे अभी जो हमने अपने प्रोसेस की बात करी, तो अपने को कितने गुड्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं, ये हम पहले प्लान करें और फिर एक्चुअल में कितने बने उसको जब कंपेयर करेंगे, तो जब बनने से पहले ही उसकी स्टेटमेंट बना रहे हैं, दैट इज बजट. द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग बजट इज रेफर्ड टू एज बजटिंग. तो आपका कॉस्ट बजट हो सकता है, रेवेन्यू बजट हो सकता है, प्रॉफिट बजट हो सकता है, लेबर बजट हो सकता है, प्रोडक्शन बजट हो सकता है, मटेरियल यूजेज बजट हो सकता है, मटेरियल बजट हो सकता है, रॉ मटेरियल बजट हो सकता है, फिनिश गुड्स का बजट हो सकता है. इन सारे बजट्स को, मतलब बजट व्हिच इज कलेक्शन ऑफ ऑल द डिफरेंट बजट्स प्रिपेयर्ड बाय अ ऑर्गेनाइजेशन इज रेफर्ड टू एज मास्टर बजट. एंड द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग the actual performance with the budgeted, yeah, that of budgeted is called budgetary control. हाँ जी, कहाँ डाउट है बोलो. बजट पहले बनेगा, अभी तुम्हें डाउट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज के बाद तुम्हें बीएसटी में आधे डाउट नहीं होने वाले. अब ये जो सिंगल यूज और स्टैंडिंग यूज का मैं एग्जांपल देने वाला हूँ, उसके बाद इसको सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच करना. बीएसटी में तुम्हें दिक्कत नहीं आनी. पहले आप बजट बनाओगे, फिर परफॉर्म करोगे, तो क्या किया और क्या करना था, जब इसको कंपेयर कर रहे हो, दैट इज बजटरी कंट्रोल. कंट्रोल वाली बात, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद दोज ऑफ द प्लान्ड परफॉर्मेंस इज कॉल्ड कंट्रोल. ये बजटरी कंट्रोल है. तो बजट में व्हाट वाज प्लान्ड, व्हाट हैज बीन एक्चुअली डन, देयर कंपैरिजन इज कॉल्ड बजटरी कंट्रोल. अब बहुत सिंपल से 2 सवाल हैं, अगर इनके आंसर सही से आ गए, ट्रस्ट मी, ऑब्जेक्टिव्स और ये सिंगल यूजर स्टैंडिंग प्लान को अटैच कर लेना. बीएसटी में कभी भी कोई डाउट आया तो ये जो 3 चीज मैंने तुम्हें आज बताई, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस एज 5 M's और सिंगल और स्टैंडिंग प्लान, इन 3 के कॉम्बिनेशन से मैं तुम्हारे हर बीएसटी के डाउट का एग्जांपल दे दूंगा. तो कुछ भी सोचने से पहले इनको अप्लाई करने की कोशिश करें. अब सिंगल यूज का मुझे सबसे सिंपल आसान सा एग्जांपल बता दो जिसको तुम सबसे ज्यादा अच्छे से जानते हो, आप सब लोग अच्छे से. हिंट दे देता हूँ, मैनेजमेंट या बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड एग्जांपल नहीं चाहिए मुझे, ना खाने से एग्जांपल चाहिए. OTP. मतलब 10th के लिए अलग पढ़ाई की थी, 10th के लिए अलग, सीयूटी के लिए अलग, बीकॉम के लिए अलग पढ़ोगे. बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, योर बर्थ. OTP. ओटीपी एक लेवल पे कह सकते हो, बट ओटीपी में बेटा टेक्नोलॉजी अगर आप समझते हो उसमें बहुत गड़बड़ हो सकता है. ऐसे मेरा तो सिंपल सा एग्जांपल है, सिंगल यूजेस योर बर्थ डेट, द डे यू वर बोर्न. कैन इट बी रिपीटेड? बट योर बर्थडे सेलिब्रेशन एवरी ईयर कैन बी. समझ आ रहा है सिंगल यूज स्टैंडिंग? अब इमेजिन करो तुम लोग का सबका 18th 19th बर्थडे आएगा इस ईयर में, और मम्मी पापा तुम्हें वही बर्थडे गिफ्ट दे जो तुम्हें जब तुम यू टर्न 3 and 4. पॉइंट क्लियर हुआ? शांतनु, अभिनव, आदित्य. अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे, क्योंकि जैसे तुम मुझसे डाउट पूछोगे अगले हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में, या मे जब भी अगले पूरे ये जुलाई के महीने में, तो मैं तुम्हारे को आज थोड़ा सा डाउट में डाल के जा रहा हूं, जहां पे हम इसको एंड करेंगे एक दूसरे एग्जाम्पल से. See, most of us, I think all of us are kind of belonging to Indian tradition and Indian communities. तो बर्थ के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारी लाइफ में होता है वो होता है शादी. क्या एक्सप्रेशन आता है, ऐसे ऐसे करना नहीं है ना. आज ये डेस्परेशन है, जिस दिन सीए बनेगा ना उसके बाद यही होगा, हाय मेरी शादी नहीं होगी.
देखेंगे बेटा, देखेंगे, ठीक है। तो शादी हम ये मानते हैं एक ही पर्सन से कर, एंड अगर मैं इंडियन ट्रेडिशन की बात करूं तो इट इज काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप जो अगले 7 बर्थ के लिए 7 जन्म का रिश्ता माना जाता है। अब शादी करने के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, उसकी हम आज नहीं बात करेंगे। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग मैरिड, ठीक है। सवाल यहाँ है कि ये मैरिज स्टैंडिंग यूज प्लान कैसे बनेगा। ये बॉयज के लिए पर्टिकुलर क्वेश्चन, गर्ल्स के लिए नहीं है, उनके फायदे की बात है। क्योंकि मैरिज एनिवर्सरी हर साल आएगी, तो बॉयज को अगर इसको याद रखना हो, ये क्लास तुम भूलोगे नहीं जिंदगी भर, याद रखना। 2 मैरिज एनिवर्सरी, पहली बात तो आधे बॉयज भूल जाते हैं मैरिज एनिवर्सरी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हस्बैंड्स के साथ। सेकेंड थिंग इज 2 मैरिज एनिवर्सरी पे वाइफ को ना सेम चीज गिफ्ट करके देखना। ये क्लास में अगर जिंदगी में कभी भूल जाओ, चैलेंज। बात समझ में आ रही है कुछ अभी? नहीं नहीं, अभी इसको उल्टा कर दो। एक लड़की ने मेरी क्लास में किया था, अदिति थी उसका नाम। शी सेड मैरिज विल बी स्टैंडिंग प्लान एंड मैरिज एनिवर्सरी विल बी सिंगल यूज। अब बोलो कैसे? दैट विल बी द एंड पॉइंट फॉर टुडे। क्योंकि तुम्हारी जो जनरेशन है ना, या मैरिज और मैरिज के बीच में एक स्टेप आ जाता है और लिव इन रिलेशनशिप। तो शी वाज लाइक आई विल ट्राई वंस एंड ट्वाइस लव मैरिज, अगर वो नहीं हुई या वो फेल ही होती है, फिर जहां पापा मम्मी कहेंगे बाद में, फिर मैं उसको ढंग से कर लूंगी। तो मैरिज इज स्टैंडिंग यूज, मैरिज एनिवर्सरी इज सिंगल यूज। अब लगाते रहो दिमाग के घोड़े जितने लगा सकते हो। अब इसी कंसेप्ट को अपने को बिजनेस के ऊपर करना है। क्या आपने जब बिजनेस करना है वो सिंगल यूज प्लान है, बट बिजनेस को हर महीने हर साल कैसे अपना सेल बढ़ाना है, रेवेन्यू बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, क्या नया करना है, क्या वेरिए, भाई सेल और रेवेन्यू तो वही रहना है, उसको वेरिएशंस जो देना है दैट बिकम्स स्टैंडिंग। तो स्ट्रैटेजी तो बिजनेस करने की है, बट एवरी ईयर उसको कैसे अप्लाई करना है दैट बिकम्स योर पॉलिसी। तो स्ट्रैटेजी इज डिफाइंड इन एनसीईआरटी एज ब्रॉड, जनरल ब्रॉड गाइडलाइंस। Within those broad guidelines, policy framework is कि वो एक annual policy या customer care आपका policy क्या है, ये उसके अंदर रहेगा, क्या रहेगा। तो देखो objectives की बात क्लियर है। मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस, मैनेजिंग 5 M's ध्यान रखना। और ये जो सिंगल यूज और स्टैंडिंग यूज प्लान है, ये याद रखना, तुम्हारी शादी और तुम्हारा पैदा होना और तुम्हारी मैरिज। इससे तुम्हारे बिजनेस स्टडीज के ना जितने डाउट्स लगा सकते हो सब आंसर्स आएंगे। क्योंकि देखो बजट, शादी का बजट कितना बड़ा है, कैसे करनी है, वो प्लान है, क्या क्या लोग क्या क्या बुलाने हैं, ऑर्गेनाइजिंग, कितने लोग रखने हैं, किसको कहाँ रखना है, वो तुम्हारा स्टाफ है, किससे क्या काम कराना है, डायरेक्टिंग, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। यही तुम्हारा बर्थडे प्लान भी हो सकता है, जहाँ तुम्हें कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में कंफ्यूजन होता है। अब तुम 5 फ्रेंड हो, बोला जैसे ये दिव्या मैडम थी यहाँ पे, बरसात हो रही है सर आती हूँ, अभी लेट उठी हूँ, उसके बाद गायब हो गई। तो बर्थडे नहीं, दिव्या नहीं, रिया थी शायद यहाँ पे, नहीं रिया भी थी ना यहाँ पे शायद, ड्रॉप, वो ड्रॉप आउट लेके बीच में शायद। पॉइंट ये कि आपने जिस फ्रेंड को केक लाने के लिए बोला हुआ है एंड आपका जो डेजिग्नेटेड टाइम है 6:30 है, वो भाई साहब आए नहीं, और आपने जब उनको फोन किया तो क्या बोल रहे हैं, बस मैं रेड लाइट पे हूँ, आ रहा हूँ। और फिर बर्थडे पार्टी का क्या हाल होगा सोचो। See, business interest studies is very interesting, provided you do it practically and concepts की clarity होना चाहिए। तो कोई डाउट है तो बताओ before we call it off, I think। और अकाउंट से सर आ गए। हेलो प्रभु, गुड मॉर्निंग। और भाइयों क्या हाल है? सर तबीयत कैसी है? सर ढीले नहीं होते, सर तो अंदर आ गए। चलो बाय बाय, मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके। अरे सब आ गया? सब एक बस प्रिया ने, अच्छा रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी। ओके, एक मिनट पहले मैं फिर